नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की ये खास पेशकश केंद्रीय बजट पर आपका स्वागत है। और केंद्रीय बजट आ चुका है तो मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले है और मिडिल क्लास की जय हो कहते हुए मोदी जी का गारंटियों से भरा हुआ ये बजट हम सबके सामने है। सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या क्या आ सकता है और उसके बाद हमने बताया कि किस तरीके से बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें क्या क्या सौगातें थी और जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उनके पिटारे में क्या क्या मिला। उसके बाद हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाई, लोगों से आपको मुखातिब कराया कि किस तरीके से लोग इस बजट को ले रहे हैं। अब एक उसका विश्लेषण हम आपके सामने इस पूरे घंटे पेश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से इस बजट का इंपैक्ट पड़ने वाला है। कुल मिलाकर जिस बजट का इंतजार सबसे ज्यादा जिस वर्ग को होता है वो है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास कह रहा है जय हो। तो शुरू करते हैं ये हमारा खास कार्यक्रम, मिडिल क्लास कह रहा है जय हो। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे, पहले उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले में अर्थशास्त्रीय नजरिया शेयर करने के लिए प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पक्ष रखने के लिए जनक जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और टैक्स का क्या असर होने वाला है, टैक्स का स्लैब कैसा रहेगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स मामलों के जानकार एसपी कुंदानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश से हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो ये पांचों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हम बता रहे हैं कि अलग अलग जो प्रावधान है, सब प्रावधानों को देखकर यही लगता है कि इस बार मोदी जी ने अपना खजाना खोला है और लोगों को सौगातें दी है। प्रमुख क्या क्या प्रावधान है बजट में, किस तरीके की सौगात है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट के मायने क्या हैं, अर्थशास्त्रीय नजरिया क्या है। सबसे पहले हम ब्रह्मे जी से ही इसकी टिप्पणी लेंगे और उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि ब्रह्मे जी, ये जो पूरा बजट है अब सामने आ चुका है, जिस ढंग के प्रावधान है वो सामने हैं, बजट को कैसे देखे भारत की जनता, बजट को किस नजरिए से अर्थशास्त्री आंकते हैं? देखिए, इसमें 3-4 प्रमुख काम इस बजट में किए गए हैं। एक पहली बात जो कही गई है, जो हर बजट का बड़ा उद्देश्य होता है कि विकास को कैसे बनाए रखा जाए, और यदि विकास धीमा पड़ रहा है तो उसकी रफ्तार को तेज करने के लिए क्या बूस्टर क्या हम दे सकते हैं, ये पहले एक बजट में काम किया गया। दूसरा बात ये कही गई है कि जो है ये बजट जो है आत्मनिर्भरता की बात करता है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करता है, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर जो है कृषि के संबंध में है। ये बात इस बजट में कही गई है, वो विस्तार से बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, मैं सिर्फ मुख्य बातें भी बता रहा हूं। तीसरी बात जो है वो लोगों को जो कुछ छूट दी गई है, और खासकर जो बहुत चर्चा जो टैक्स रिलीफ की हो रही है, जहां की जेब को कुछ राहत दी गई है। और जो चौथी जो बात है खासकर वो एक अर्थशास्त्री के नजरिए से कि किस प्रकार से कुल आय और कुल व्यय को किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया गया है और किस प्रकार से घाटे का प्रबंधन किया गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था के विकास पे पड़ता है। तो इन 4 नजरियों से इस बजट को देखने की आवश्यकता है, और इन चार चीजें ये आपस में जुड़ी हुई, ये चीजें कोई अलग अलग नहीं है अर्थव्यवस्था में, ये चारों चीजें अंतर संबंधित हैं, और इसीलिए इस बजट में इन चारों चीजों को बहुत बहुत जोर इस पे दिया गया है। बिल्कुल, और इन चारों से ही एक आम व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ होता है और इसलिए शायद इस पर फोकस रखा गया है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये अर्थशास्त्रीय रूप से कई बार चीजें होती है कि घोषणाएं हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट में चीजें नहीं आ पाती। क्या इस बार भी ऐसा कुछ खतरा है क्या, कि चुनौतियां कितनी हैं इस बजट को धरातल पे उतारने की? देखिए, इस बार तो यानी 2025-26 में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है चुनाव हो चुके हैं,
खासकर जो केंद्रीय जो सरकार है उनके लिए चुनाव हो गया, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो उस समय कुछ समय के लिए जो व्यय होता है वो स्थगित हो जाता है। तो उसका प्रभाव इस साल थोड़ा सा रहा जी। इस साल 24-25 में थोड़ा प्रभाव रहा। जो हमने बजट प्रोविजन किया था वो यानी 48.5 लाख करोड़ का बजट प्रोविजन था, वो हम उतना नहीं कर पाए, उसको थोड़ा सा कम हुआ, लगभग 47 लाख करोड़ के आसपास हम खर्च कर पाए, और 1 लाख करोड़ रुपए इस बार हमने खर्च नहीं किया। रिवाइज एस्टिमेट यदि आप देखेंगे उसमें, तो ये इस साल का एक रिस्ट्रिक्शन था जरूर इसमें। अगले साल ऐसी कोई बात नहीं है, और हमने जो बजट अपना बनाया है कि हमें खर्च करना है लगभग 50 लाख 50 लाख और 65,000 करोड़ 50.65 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा हम एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर करने जा रहे हैं 25-26 में। तो इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल से बाधा नहीं आ पाएगी, और सरकार ये चाह रही है इस बजट में कि सरकार जितना खर्च कर रही है और उसका प्रयास है कि किस प्रकार से निजी निवेश भी हो, क्योंकि ये जो विकास है, जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है देश का, वो अकेले सरकारी खर्च के भरोसे नहीं हो सकता है। सरकार को उन क्षेत्रों में खर्च करना होता है कि सरकार वहां पे खर्च करे कि सरकार के खर्च को देखकर निजी लोग भी वहां पे अपना खर्च करें, निजी लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक जो बड़ा क्षेत्र है, खासकर सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग जो अपना खर्च बढ़ा रही है, और जो ग्रॉस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है इस बजट पे, वो लगभग 15 लाख करोड़ का ग्रॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर होगा। तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो अपने आप में जॉब क्रिएट करता है, विकास को बढ़ावा देने वाला होता है, और उसके बारे में प्रयास, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का मतलब है कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, कि यदि आप 15 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं तो इनकम जो है 30 लाख करोड़ की जनरेट होगी। ऐसा इकोनॉमिक्स में ये एक कहा जाता है। और इसके साथ होता ये है कि जो निजी भी निवेश है वो उस तरफ बढ़ता है। तो तमाम जो घोषणाएं, चाहे एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन बढ़ाया गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट है, जहाजरानी है, सड़क है, रेलवे, इन सभी चीजों के लिए जो प्रावधान रखा गया है, वो एक जो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है। और उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक सर्वे कल आप देखेंगे उसमें इस बात को बहुत जो नागेश्वरन जी है चीफ इकोनॉमिस्ट, ने स्वीकार किया है कि जो हमारे इकोनॉमी जो है लास्ट अब जो सेकंड जो क्वार्टर था उसमें 5.4% की बढ़ी। तो लोगों को राहत देने की जरूरत थी, मांग जो कमी हो रही थी, और उस मांग को बढ़ाने के लिए इस इकोनॉमी में जो प्रयास किए गए हैं टैक्स रिलीफ के माध्यम से, वो इकोनॉमी में जो सुस्त पड़ती जो मांग थी उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि सरकार भी इस बात को भली भांति समझती है कि इकोनॉमी आगे आने वाले सालों में कैसे होने वाली है, इसलिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि इकोनॉमी में बूस्टअप हो। आएंगे आपके पास, लेकिन अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी इस पूरे बजट को अपनी गारंटियों से जोड़कर बता रही है, सरकार के वादों से जोड़कर बता रही है। कितना उत्साहित है बीजेपी का वर्ग, बात कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता एमपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, बजट को लेकर क्या पहली प्रतिक्रिया, पार्टी कैसे देखती है इसे, और लोगों को समझाने के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? देखिए, देश के अंदर जैसे ही बजट की बात आती है तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को अपनी एक उम्मीद होती है कि हम सबको कहाँ क्या मिलने वाला है। और आज मैं लगातार देख रहा हूँ इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है यदि किसी की बजट को लेकर, तो वो होती है किसानों की, और किसानों के साथ युवाओं की, गरीब की, महिला की। तो इन सब के लिए जो समाहित किया गया है बजट में, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे किसानों की आय, किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपए था उसे 5 लाख किया जाना। एक आमतौर पर जो किसान होता है उसके पास अर्थव्यवस्था का साधन केवल कृषि है, तब ऐसी परिस्थिति में उसे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। तो किसानों की आय में एक अच्छी वृद्धि होगी, और किसानों को कहीं ना कहीं ऋण लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी उसे 5 लाख तक कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, क्योंकि आज युवा कुछ करना चाहता है और अपना कुछ स्वयं का व्यवसाय खड़ा करना चाहता है, स्वयं की ऊर्जा के साथ काम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी एक विशेष स्थान मिला। साथ ही साथ पीएम धन योजना शुरू होगी, ये भी एक बड़ी चीज है। मतलब एक
इस प्रकार से कुछ ना कुछ नया हुआ। और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है इस बजट में सारी चीजें समाहित कर दी गई हैं। जी चलिए, तो बीजेपी जैसा कि चाहती थी और उनका वोटर वर्ग भी जैसा चाहता था, कुछ उसी राह पे चलता हुआ ये बजट दिखाई दिया है। और ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें समाहित की गई है उससे बीजेपी में तो काफ़ी उत्साह है। पर टैक्स को लेकर जो चीज़ें आ रही हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके का ये टैक्स का पूरा ढांचा है, इसका क्या असर होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। एसपी कुंदानी जी हमारे साथ बने हुए हैं, टैक्स मामलों के जानकार हैं। कुंदानी जी, यही सबसे ज़्यादा ऐसा फैक्टर है जो कि सीधा आम लोगों पर असर डालता है। मिडिल क्लास इसी की ओर निगाहें गड़ाकर देखता रहता है कि इस बार इनकम टैक्स कैसा होने वाला है, प्रत्यक्ष कर में क्या क्या नए प्रावधान हैं। इस बार के प्रावधानों को अगर हम समझने की कोशिश करें कि कुछ डाउटफुल भी चीज़ें आ रही थी कि स्लैब अलग है, सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, क्या है इस पूरे बजट में सैलरी और स्लैब को लेकर प्रावधान? इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, जब से बना है आज तक कभी ऐसे ऐतिहासिक दो चीज़ें नहीं हुई हैं। एक तो जो 7 लाख से 12 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी गई एक साथ एक ही स्ट्रोक में, वो आज तक नहीं हुआ। उसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो पैसा है वो मार्केट में लगेगा, चाहे सैलरी क्लास का हो, छोटे बिजनेसमैन का हो, छोटे व्यापारियों का हो, या जो बाकी लोग हैं उनका हो। इसके अलावा एक उन्होंने एक्ट जो लाया है अलग से, उसकी खूबी ये है कि उसको सेपरेटली पेश किया जाएगा और साथ ही इसको जो है ना दंड की जगह न्याय के हिसाब से उसको पेश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो तो उससे जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशों के लोग हमारे इन्वेस्ट करते थे, 100 कानून ऐसे थे जिसमें दंड लगता था, वो उसको शॉर्ट समराइज करके जो जरूरी है वो रख रहे हैं और उसको न्याय प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। इससे विदेशी मुद्रा लगाने वाले आकर्षित होंगे, प्लस हमारे यहाँ जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगी, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सेम वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में भी उन्होंने बाहर वालों को करने के लिए जो 74% तक का उनका था FDI, वो 100% तक कर दिया है। किसानों को 3 लाख से 5 लाख का तक जो क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट दिया गया है, वो बहुत उनकी पुरानी मांग थी जी। उसको अभी उन्होंने पूरा किया। हाँ, ये है कि राजनीति में चुनाव को भी देखना पड़ता है, तो 2 चुनाव को देखते हुए बिहार को जो एयरपोर्ट या जो नए बोर्ड जो मशरूम या जो भी बोर्ड्स दिए गए हैं वो, प्लस दिल्ली के सैलरी क्लास के लिए जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो, प्लस स्टैंडर्डाइजेशन जो बढ़ा के 75,000 कर दी गई, वो सब बेनिफिट्स जो है ना वो उनको आकर्षित करेंगे। और ये चीज़ें जो है ना लॉन्ग लास्टिंग में आगे चल करके इकोनॉमी में ग्रो करने में मदद करेंगी हमारी। नहीं तो अचानक इतना बड़ा जंप लेने के पीछे क्या दिखता है आपको? क्या इसका दूरगामी असर होगा? 75,000 की लिमिट से सीधा 1 लाख तक कर देना, ये जो सैलरी के स्लैब है। नहीं, उसमें TDS और TCS का भी जोड़ लीजिए, क्योंकि उसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है। सीनियर सिटीजन का भी जो डायरेक्शन था 50,000 को 1 लाख कर दिया गया है। ये सब चीज़ें इसलिए इसमें जोड़नी पड़ेंगी क्योंकि सीनियर सिटीजन, मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, छोटे व्यापारी, इन सबको आकर्षित करने के लिए, क्योंकि मैं तो पहले ही आपको बताया कि ये चुनाव बिहार और दिल्ली वालों को भी आकर्षित करना था, क्योंकि वहाँ भी इनको अपनी पूर्ण सरकार चाहिए। तो जो आदमी जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र के लिए अगर 2 बार पहले नहीं आया तो तीसरी बार आने के लिए तो करेगा ना जी। तो वो ध्यान में रखकर चुनावी लिहाज से भी ये प्रावधान किए गए हैं। आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये चुनावी बजट है क्या? हालांकि लोकसभा के समय आता तो ज्यादा चुनावी कहलाता, अभी तो 2 ही राज्य हैं समझिए जहां चुनाव आगे होने वाले हैं। आशीष जी, आशीष तिवारी जी, जी जी आ रही आवाज, बोलिए। देखिए, इस बजट के अंदर जब हम देखते हैं सभी प्रकार से, तो जो भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन सभी को समाहित करने का प्रयास किया गया। युवाओं के लिए भी स्थान दिया, शिक्षा को भी देखिए आप, मैं भी बजट को ही पे ही लगातार पढ़ रहा था। IIT का विकास बढ़ेगा, मतलब शिक्षा को लेकर भी
इस बजट में स्थान दिया गया और जो हमारे आधारभूत ढांचा है उस आधारभूत ढांचा को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट से आम लोगों को फायदा होगा और सामान्य परिवार की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। सामान्य परिवार जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कमजोर होता था आज वह सुदृढ़ होगा। नहीं, और ये सवाल यह था भारतीय कि जनता कुछ चुनाव से लेना देना है क्या इस तरीके के प्रावधानों का? देखिए, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव का अपना एक स्थान होता है, परंतु मैं एक बहुत बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब सरकार बजट पेश करती है तो वो आम लोगों के लिए बजट पेश करती है और सारे देश के लिए वो बजट होता है। तो देश के विभिन्न राज्यों में उसका अपना अपना एक असर पड़ता है, परंतु जो मूल भावना होती है सरकार की वो यही है कि प्रत्येक वर्ग का विकास हो। और आज जो भी समाहित इसमें किया गया वो प्रत्येक वर्ग को ध्यान रखकर किया गया। बिल्कुल, चलिए तो आऊंगा यही आपके पास। परिणाम एक कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया लेते हैं ताकि सारी चीजें आ जाए, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो आ ही गई। अब कांग्रेस क्या सोचती है वो समझ लेते हैं। रवि गवलानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता और सीए भी हैं तो ज्यादा बेहतर बताएंगे, उनका क्या नजरिया है इस बजट को लेकर। रवि जी। देखिए मोहन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की ये तकलीफ हो गई है कि जब कर्जे बढ़ाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश होते हैं। आप इस बजट में देखिए 15 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे का प्रावधान है, पहला। दूसरी चीज, किसानों के लिए उनको देने लायक कुछ भी नहीं बचा जब इस सरकार को, तो उसने ये कह दिया कि 3 लाख से 5 लाख केसीसी कर दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस चीज की ताली बजा रहे हो, किस चीज के लिए पीठ थपथपा रहे हो? जो ऑलरेडी कर्जे में बैठा हुआ है उसको कर्जा और लाद रहे हो तो उसके लिए ताली बजा रहे हो। किसानों की मांगे क्या थी? किसानों की मांगे थी उनको उचित दाम मिलना चाहिए उनकी उपज का, वो तो छोड़ दिया बल्कि एक नए ब्याज के चक्रव्यूह में डाल दिया। यही इस बजट का सार है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट पेश तो पूरे देश के लिए किया गया, लेकिन सिर्फ बिहार, पटना, मिथिलांचल, ये किस तरह का बजट रहा है? और इतना पैसा अगर बिहार में दिया जा रहा है तो बिहार के लोगों का विकास क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक के वहां पे मूलभूत चीजों से लोग परेशान है। ये आखिर पैसा जा कहाँ रहा है मोहन जी? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा आऊंगा करता है। आपके पास, आएंगे ये भी सवाल उठाएंगे। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स की भी। व्यापार के लिहाज से कैसा है ये पूरा बजट बताएंगे। जनक जी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक जी, ये व्यापार वर्ग कैसा देखता है इसे? हमने तो सैलरी वर्ग की बात सुन ली, कांग्रेस तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रही है। व्यापार वर्ग की क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर? देखिए, ये जो बजट है ये पूंजी निर्माण करने वाला बजट है। इसमें जो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा? मार्केट में ही जाएगा। और जो बजट से अगर सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है तो वो रिटर्न होकर जब लोग कर करेंगे तो जीएसटी के रूप में सरकार के पास वापस आ जाएगा। ये जो बजट है कंप्लीट संतुलित बजट है। आप पिछले अंतरिम बजट में सरकार ने कहा था ये ज्ञान वाला बजट है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो इसमें जो वाय है ना, युवा, इस बार युवा के लिए बहुत अच्छा बजट है। इस बार मिडिल क्लास का बजट दिया गया है। हर बार निम्न क्लास, उच्च क्लास का दिया जाता था, इस बार मिडिल क्लास के लिए बहुत बहुत अच्छा बजट है। आप एक नॉर्मल आदमी को जब देखते हैं ना तो बजट को पूरा देखने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए आखिरी लाइन कि मेरे लिए छूट क्या मिली। तो इस बार लोगों ने एक्सेप्ट किया था शायद 5 लाख का 10 लाख हो जाए, 10 कुछ हो जाए, लेकिन इस बार उम्मीद से ज्यादा मिला है। 10 लाख से 12 लाख मिला है। और व्यापार की जब बात करते हैं तो एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ का लोन, युवाओं के लिए 10,000 करोड़ का स्टार्टअप का लोन। तो ये सब जितनी जो सुविधा है, और जो आपकी टॉय इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल हब बनाना, तो ये सब व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा बजट है, ये स्वागत योग्य बजट है। बिल्कुल, और व्यापार वर्ग भी इसे अच्छे नजरिए से देख रहा है। तो ब्रह्मे जी से समझने की कोशिश करते हैं इन 4-5 प्रतिक्रियाओं के बाद। ब्रह्मे जी, ये बात भी आ रही है कि भाई फोकस बिहार पर कर दिया गया, फोकस मिडिल क्लास पर कर दिया गया, कुछ प्रावधान व्यापार को बढ़ाने वाले भी हैं, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो देश का क्या होगा? क्या केवल एक कुछ खास सेक्टर पर फोकस हो गया है बजट, या पूरे देश को एक नई ऊर्जा इस बजट से मिलेगी? देखिए, जो ज़रूरत थी इस समय, जिस चीज़ की अर्थव्यवस्था को ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट बनाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि जो है जो लोग हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, खासकर इवन सैलरीड क्लास भी, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की भी, महिलाओं की, और साथ ही साथ जो हमारी जो
विकास में गिरावट जो आई थी उसका बड़ा रीजन था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रोथ रेट जो पिछले क्वार्टर में 7% की थी वो 2.2% पे आ गई। अब हमारे देश में जो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, जो सबसे बड़ी संस्था उद्योग व्यापारी की है, उन्होंने ये मांग रखी थी वित्त मंत्री से और उन्होंने अपने उसमें कहा था कि ये मांग इतनी कम है कि इवन आप तो है जो है वाउचर्स भी लोगों को बांटे। ये एक उन्होंने बात कहा था। इसका मतलब ये था कि आप अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने का प्रयास करें, तो जिससे कि जो है कंजम्पशन रेट, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे इतना बड़ा जो उपभोग का जो क्षेत्र है, तो उस पे बहुत ज्यादा आधारित है ना। ये जान रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा अभी स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे पूरे दुनिया में अभी संरक्षणवाद हो रहा है, सभी लोग अपने यहाँ दूसरे देश से जो सामान आ रहा है उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो हमको अपने देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये जो टैक्स में जो रिलीफ दी गई है ये बहुत बहुत जरूरी थी और ये बहुत समय से मांग भी थी, क्योंकि पिछले 5 साल में क्या डायरेक्ट टैक्स जो है लगभग दुगना हो गया है, 100% हो गया। तो ये रिलीफ देने की बहुत जरूरत थी। तो इससे जरूर एक जो मांग है, जो कंजम्पशन है, उसको बढ़ावा मिलेगा और ये अल्टीमेटली जो है इकोनॉमी को बढ़ाने वाला होगा। तो ये तो इमीडिएट जो था रीजन। इसके साथ जो तमाम जो प्रावधान इसमें किए गए हैं कि यदि आप इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ना है, तो विकास जो होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो कोई भी देश ग्रोथ नहीं कर सकता है जब तक कि उसका इंडस्ट्री सेक्टर और खासकर जो विनिर्माण क्षेत्र है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो आगे ना बढ़े। तो तमाम सारे प्रावधान यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे क्रेडिट की बात हो, MSME के लिए बड़ी समस्या थी। अभी जो कल का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें तमाम फिगर दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो है जो क्रेडिट चाहे निजी हैं या उद्योग हैं या सर्विसेज हैं या MSME है, वहां पे जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें कमी आई है। इस क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उनको सुविधा दी गई है। तो और ये जो सारा चीज पिछले 4-5 साल में किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, आप बड़ी बड़ी सड़कें और मेट्रो और ट्रेन और एयरपोर्ट और शिपिंग में जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की मंशा है कि ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर अपने यहाँ किस प्रकार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें इंडस्ट्री में, जिससे कि देश आगे बढ़े। क्योंकि ये हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें बताया गया कि आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 17% से बढ़ा के 25% करना पड़ेगा। इसके बिना देश विकास नहीं कर पाएगा। तो पूरी जो प्रक्रिया पिछले 5-6 साल से जो बढ़ा है, ये जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लगभग 3.5 लाख करोड़ से बढ़ के आज 11 लाख करोड़ है। इस बजट में भी 11.5 लाख करोड़ है। उसको मेंटेन रखा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखा गया है, जो पूंजी खाते पे जो खर्चा हो रहा है। तो ये पूरा प्रयास है कि हम किस प्रकार से, क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत ही रोचक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब 1970-80 में ये मौका हमारे पास आया था कि हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आमंत्रित कर सकते थे। होता यह है कि जब एक देश बहुत विकास कर जाता है, रिच हो जाता है, तो वहां श्रम बहुत महंगा हो जाता है। तो अमेरिका में 70-80 के दशक में हुआ ये कि वहां लेबर को यदि आपको $5,000 महीना दे रहा है, वो काम $500 में भारत में हो सकता था। तो वहां की कंपनी ने सोचा कि हम अपनी कंपनियां कहां लगाएं। उस अपॉर्चुनिटी को चाइना ने लपक लिया। हमारे यहाँ उस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये बात अभी पॉलिसी मेकर को और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से समझी है कि यदि हमारे यहाँ उद्योग को बढ़ावा देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा, टैक्स में रिलीफ देना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन चीजों से ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो इसका असर कब तक दिखेगा? क्या लग रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है विश्व में, मंदी की एक आहट सी आ रही है, क्या इसका कुछ असर 1-2 साल बाद दिखेगा या इसी साल से? हमारे इकोनॉमी पे इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं है। हम फिर भी अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट 6.8% के लगभग रहेगी। जरूर पिछले साल 8% की ग्रोथ से ये जरूर कम है, फिर भी ये जो इतना जो वोलेटाइल इंटरनेशनल मार्केट है उसकी कंपैरिजन हमारी ग्रोथ तो हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। 6.8 की ग्रोथ है, काफी अच्छी है और आगे भी नेक्स्ट ईयर में भी ये ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया गया है। बिल्कुल। और अभी बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को
पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी, साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को 2 गुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बता रहे थे कि बजट किस तरीके से फायदेमंद है आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास को क्या कुछ उन्होंने दिया है और ग्लोबल मार्केट में कैसे हमारे व्यापारी स्थापित हों उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इस तरीके के प्रावधानों का क्या असर होगा ये बीजेपी ने भी बताया और प्रधानमंत्री भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब चलते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल चौहान जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, चारों तरफ इस तरीके के बजट को सराहा जा रहा है, बजट से फायदे गिनाए जा रहे हैं, कांग्रेस को क्यों लगता है कोई ठोस आधार होना चाहिए, क्योंकि प्रावधान तो अच्छे अच्छे दिख रहे हैं सामने लोगों को, फिर कांग्रेस को क्यों लगता है इस बजट में कुछ खास नहीं है? मोहन जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और टीवी 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार।
देखिए, अभी मैं रविंद्र जी को भी सुन रहा था, आप प्रधानमंत्री जी को भी सुना, बहुत सारी चीजें हमारे बीच आई। मोहन जी, बहुत सीधी सी भाषा में समझना है कि जब चाइना के पास सबसे ज्यादा यूथ थे तो उनकी विकास दर 10% थी। पूरे विश्व के सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। आज ये नौजवान भारत है, और नौजवान भारत की जो 8% की विकास दर है वो 6% पर चली गई। कितनी गंभीर चिंता का विषय है। अगर हमको विकसित राष्ट्र में शामिल होना है तो ये 10 वर्ष हमारे पास बहुत कीमती है, जब हमारी विकास दर गिर रही है। दूसरी बात आप देखिए, आप खपत देखिए, महंगाई का औसत देखिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को 3 लाख से 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड में मिलेगा, वृद्धि की गई है। साहब, जो 5 रुपए है उसकी वैल्यू 3 रुपए भी नहीं बची है। इस बात को समझने की जरूरत है। रुपए का कितनी तेजी से अवमूल्यन हुआ है, इस बात को समझने की जरूरत है। आपने इनकम टैक्स पे छूट दी, स्लैब को ठीक किया, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन खपत और महंगाई का रेशियो भी तो देखिए। और वो जो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब वर्ग है, आप देखिए कि ये 45 दिन का रोजगार दे रहे हैं मनरेगा में, 100 दिन का रोजगार देने को तैयार नहीं है। मुफ्त में अनाज देना है, लेकिन गरीबों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना है। छोटे छोटे उद्योगों के लिए कौन सी पॉलिसी है, इस पे देश मौन है। सरकार सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए नीतियां बना रही है। उसका बड़ा उदाहरण इस बात से साबित होता है कि 3 से 5% लोगों के पास देश की आधे से अधिक संपदा है। आप देखिए, आर्थिक जो अनुपात है वो बिगड़ते जा रहा है। निर्यात हमारा एकदम कम है, आयात हमारा ज्यादा है। उस दिशा में कोई कदम ठोस नहीं है। बिल्कुल आएंगे अनिल जी, आपकी इन बातों का जवाब भी लेंगे बीजेपी से, लेकिन पहले ये जो बातें आ रही हैं पूरे विपक्ष की ओर से आई हैं, उसका क्या अर्थशास्त्री नजरिया है, ब्रह्मे जी से समझ लेते हैं, कमेंट लेके फिर उनको हम फ्री भी करेंगे। ब्रह्मे जी, 2-3 बातें कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से आ रही हैं कि भाई किसान पर फोकस नहीं है, युवाओं के लिए अवसर नहीं बन पा रहे हैं, और रुपए जो डाउन हो रहा है ये इसको संभाल नहीं पा रही है सरकार। इस तरीके की बातों का क्या इस बजट में कुछ दिखता है क्या? देखिए, मैं बताऊं कि इस जो बजट में है, सबसे ज्यादा जो एलोकेशन रखा गया, सबसे ज्यादा इस 50.5 लाख करोड़ में से किसी सेक्टर में एलोकेशन है तो 1,71,000 करोड़ रुपए कृषि और उससे संबद्ध बातों के लिए रखा गया है, और ये सबसे ज्यादा है। और किसी क्षेत्र में 1,71,000 करोड़ का एलोकेशन नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात जो है, यानी बजट में ये बात अर्थशास्त्र के नजरिए से देखनी पड़ती है कि आप ठीक है विकास को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, और सभी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, टैक्स में भी छूट कर रहे हैं, पर इसका असर क्या हो रहा है? क्योंकि आपके पास एक निश्चित राशि है, 50 लाख 50 लाख करोड़ आपको अगले साल खर्च करना है, और ये निश्चित है, इतने ही साधन आपके पास हैं। इसको आप कैसे खर्च करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है बात। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह हो जाती है कि आप इतना पैसा आप खर्च करने करने जा रहे हैं, तो इसमें आप कैसी व्यवस्था होगी, तो इसमें जो घाटे का प्रबंधन कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है इकोनॉमी में जाता है। तो इस घाटे को वित्त मंत्री जी ने, जो राजकोषीय घाटा पिछले साल 4.8% था, उसको जो अभी 15 लाख करोड़ की जो ऋण की बात कही गई है, वो हमारा अगले साल जाके 4.4% रहेगा। ये महत्वपूर्ण इसीलिए है, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप जितना ज्यादा लोन यदि देंगे तो आने वाले वर्षों में आपको ब्याज उस पर बहुत देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 लाख करोड़ में से मोहन जी हम 12 लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भुगतान कर रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन बजट। 12 लाख करोड़ का पैसा हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो इसीलिए बजट का महत्वपूर्ण चीज जो होती है कि कैसे आप राजकोषीय प्रबंधन कर रहे हैं, जी। और वो आपने उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया है, और उस राजकोषीय प्रबंधन के साथ साथ आप जो है उत्पादक कार्यों में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगभग बनाए रखा है, जो 11 लाख करोड़ पिछले साल आपने बजट प्रावधान किया था, 11 का जो फिगर था, वो आपने 11.5 लाख करोड़ इस साल रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इस प्रकार से 3-4 चीजें वित्त मंत्री के सामने चुनौती होती हैं कि विकास को तो बढ़ाना ही है, विकास नहीं बढ़ेगा तो जो औद्योगिक जो क्षेत्र है, व्यापार है, उस पर भी असर नहीं जाएगा। देखिए, विकास नहीं हुआ था कोरोना में, तो सारी एक्टिविटी गिर गई थी। तो ये पहला टारगेट होता है कि आप वृद्धि दर को, विकास को बनाए रखें, और उसके साथ विभिन्न क्षेत्रों को छूट दें, कल्याणकारी योजनाएं भी लाएं,
और सभी लोगों को जो है उसका बजट का लाभ किस प्रकार से आप दे पाते हैं, ये चुनौतियां वित्त मंत्री के सामने रहती हैं। बिल्कुल, और ये चुनौती तो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन प्रावधानों से कहीं ना कहीं जनता में भी उत्साह और अर्थव्यवस्था में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करते हैं। फिलहाल इस पूरी प्रतिक्रिया के लिए हम रविंद्र बम्मे जी का बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे विदा लेंगे, लेकिन इसके पहले आप सुनिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा। जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है, और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है, और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उससे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। इस बजट से इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि देश और प्रदेश की बेहतरी का विश्वास जता रहे हैं, और इस तरीके के उनके बयानों से साफ है कि बजट को लेकर खासे उत्साहित हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब चलते हैं एक बार फिर से अनिल चौहान जी से समझ लेते हैं। अनिल जी, प्रतिक्रियाएं हमने अलग अलग सेक्टरों की सुनाई, जिसमें व्यापार सेक्टर भी स्वागत कर रहा है, मिडिल क्लास में सैलरी लेने वाले वर्ग भी खुश हैं, अर्थशास्त्री भी इसे अच्छा और दूरगामी असर वाला मान रहे हैं। कांग्रेस अब इस पूरे बजट के बाद क्या ये कहेगी कि भाई वादे पूरे नहीं हुए, अर्थशास्त्र को बेहतर करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम नहीं उठाए गए? कुछ पॉइंटेड बात बताइए ताकि हम जवाब ले सकें। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सीधा सा एक सवाल है। देश की आजादी के बाद से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते तक 54-55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो आज 250 लाख करोड़ पहुंच गया है। मतलब 1947 से 2014 तक जो कर्ज लिया गया उससे 4 गुना ज्यादा कर्ज मोदी जी ने ले लिया। अभी हमारे विद्वान अर्थशास्त्री ने बताया कि हम अपना एक बहुत बड़ा लगभग 50 लाख करोड़ के बजट में 12 लाख करोड़ रुपए ब्याज में अदा कर देते हैं। और इस सरकार का कुप्रबंधन देखिए कि 40 लाख करोड़ रुपए आप हेयर कट और राइट हाउस के नाम पर कुछ वर्षों में चंद उद्योगपतियों का माफ कर चुके हैं, जबकि आप किसानों को एमएसपी देने को तैयार नहीं है, उस पर कानून बनाने को तैयार नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को तैयार नहीं है, मनरेगा को इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है, छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी हैं उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मोहन जी, निश्चित रूप से जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, कंजम्पशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उनके बच्चों की फीस महंगी हो गई, उनको छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। 2014 में जो कच्चे तेल की कीमत थी आज भी वहीं स्थिर है लगभग, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए आप देखिए। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि रुपया 44 से 58 रुपए क्यों पहुंच गया मनमोहन सरकार में, 14 रुपए क्यों इंक्रीज हो गया, आज 58 से 86-87 रुपए पहुंच चुका है। तो देखिए रुपए पतला हो रहा है, रुपए कमजोर हो रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा, मैं इस बात को फिर प्रमुखता से कहूंगा कि विश्व के सबसे ज्यादा उद्यमी युवा हमारे पास हैं और सबसे बड़ी पॉपुलेशन युवाओं की हमारे पास है। ये भारत सबसे जवान भारत है। आने वाले 10-15 वर्षों के बाद ये वह जवान भारत नहीं होगा, हो सकता है हमसे ज्यादा यंग जनरेशन कहीं और हो। उसके बाद हमको 10% जो विकास दर की रफ्तार ले जानी चाहिए विकसित भारत के निर्माण के लिए,
उससे हम 8 से 6 चले गए। आ गई चौहान जी, आपकी बात आ गई। अब जवाब सुन लीजिए। ये आशीष तिवारी जी, ये बात बार बार उठती है कि कर्ज लिया जा रहा है, और एक कहावत भी है संस्कृत में कि कर्ज लेकर घी पीने से विकास नहीं होता। ये कर्ज लेने की बात बार बार आ रही है और कांग्रेस इसे उठाती है। क्या इसी के जरिए ही अर्थव्यवस्था चल रही है, कर्ज लेकर? देखिए, कांग्रेस की जो आज सोच है, ये कहना चाहिए कि एक लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष में है, तो उसकी सोच में भी बड़ा परिवर्तन हो गया है। बड़ा परिवर्तन इस प्रकार का हुआ है कि वो अच्छे काम को अच्छा कहने की क्षमता नहीं रख पा रही है। आज आप देखें, जब इस बजट को पेश किया गया और इस बजट को पेश किया जा रहा था, तब सारे देश में कहीं ना कहीं उत्साह का वातावरण था। किसान उत्साहित था, युवा उत्साहित था, महिलाएं उत्साहित थी, और परिवार को चलाने वाली वो महिलाएं उत्साहित थी कि परिवार के अंदर आज कम से कम ये बजट इस प्रकार का है कि हम मध्यम वर्ग के लोग व्यवस्थित तरीके से अपने परिवार को चला पाएंगे। उस समय भी कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। मैं तो एक बात ध्यान में आती है, इस बजट में जो सबसे प्रमुख रूप से मैं देख पा रहा हूं कि 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। ये इस बजट की एक अच्छी विशेषता है। 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं, पिछले 4 साल तक का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। और इसमें जो सबसे प्रमुख चीज मैं देख रहा हूं लगातार बजट को पढ़ने के बाद में, कि बजट का मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा ज्यादा हो रहा है। तो आज देश के अंदर कौन वर्ग सबसे ज्यादा है? मध्यम वर्गीय वर्ग ज्यादा है। और मध्यम वर्गीय परिवार को यदि लाभ होता है तो कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस आज परेशान क्यों है? कांग्रेस जब किसान हितैषी होने की बात करती है, यदि इस बजट में हमने किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से 5 लाख किया तो तब भी मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो कांग्रेस आज इस प्रकार से जो मुद्दों से भी बाहर जाके बात करती है, मुख्य धारा से बाहर जाके बात करती है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि कांग्रेस आज देश के अंदर अच्छा होने पर भी अच्छा बोलने की क्षमता नहीं रख रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति निश्चित तौर पर एक माध्यम है इस देश की परंपरा को चलाने का, परंतु जब बजट आता है कि कोई भी सरकार पेश करे, इनकी भी सरकारें अन्य राज्यों में हैं, हम कई जगह हम भी विपक्ष में हैं, परंतु यदि बजट अच्छा आता है, बजट में कुछ अच्छा किया जाता है तो हम अच्छा कहने का साहस तारीफ तो करनी चाहिए अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो। प्रवक्ता से मैं आग्रह करूंगा कम से कम जो अच्छा है इस बजट के अंदर उसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी का साहस जुटाएं। 10 लाख का सूट पहनते हैं, महंगा चश्मा पहनते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, इसलिए इनको सिर्फ 12 लाख दिखता है। अरे साहब, उस आबादी की बात करिए जिसको 1 लाख सालाना कमाने में दिक्कत हो रही है। उसके लिए आपने क्या किया? किस महीना का बजट आपने कम कर दिया? अरे ठीक है, 12 लाख कर रहे हैं उनके लिए भी हमने इस बजट में जो स्टार्टअप लगा रहे हैं उसमें भी उन्हें जैसा आपने सस्ती कर दी, खाने का उनको भी 10 लाख रुपए तक का स्टार्टअप है स्वरोजगार के लिए। आज आलू प्याज से लेके सब्जियों की कीमत देख लीजिए, खाने का तेल देख लीजिए। महिलाएं घर के बजट को संभाल नहीं पा रही हैं और ये कह रहे हैं महिलाएं खुश हैं। आप जरा सा राजनीतिक चश्मा उतार कर देखिए, देश की गरीबी को निहारिए। राजनीतिक चश्मा नहीं, को देखिए, जाकर जनता के बीच में काम कर देखिए। कांग्रेस यदि जनता के बीच में कांग्रेस के नेता जाने लगे तो निश्चित तौर पर उन्हें पता चल जाए। आप जाकर देखिए, कम से कम कुछ परिवारों में जाकर देखिए, महिलाओं से बात करिए, आप युवाओं से बात करिए। चलिए आएंगे आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन कुंदानी जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। कुंदानी जी, ये जो टैक्स का स्लैब है यही एक मेन पॉइंट है इस पूरे बजट का कहा जा रहा है। क्या ये टैक्स वाला ही फैक्टर लोगों की निगाह में है या इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? आपका क्या मानना है? इसमें बहुत सी चीजें हैं। मेक इन इंडिया को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। इसमें आईआईटी के लिए जो खोले गए हैं रास्ते, प्लस जो 10,000 मेडिकल की सीट बढ़ाई गई है, और पीपीपी मॉडल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम किया गया है, जल जीवन वाला जो मिशन तैयार किया गया है, और सबसे बड़ी बात, जैसे हम सब जानते हैं कि टॉयज जो हर घर के बच्चों को चाइना के ही यहाँ मिलते हैं, उसको बंद करने के लिए जो टॉयज हब बनाना चाहते हैं इंडिया को, ये एक बहुत बड़ी चीज है। उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, प्लस हमको जो ऐसे साधन हैं जिससे हमारी कुछ इंफॉर्मेशन बाहर जाती हैं उससे भी बचाव होगा, प्लस हमको उच्च क्वालिटी की और घर की चीजें मिलेंगी। और एमएसएमई के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जोर चल रहा है एआई का, उसकी एजुकेशन के लिए भी ध्यान दिया गया है।
तो ये सब चीजें भी बजट में इन्वॉल्व हैं जी। और ये जो टैक्स वाला पार्ट है इसे भी थोड़ा समझाइएगा, इसका कैसे फायदा लेगा आम व्यक्ति को? क्या फायदा? ये कह रहे हैं बार बार कि 12 लाख वालों को यानी ज्यादा सैलरी वालों को फायदा है, इसका आम लोगों को क्या फायदा है? आम लोगों को ये फायदा है कि 60,000 रुपए से लेकर के 1,10,000 रुपए तक उनकी बचत होगी। दूसरा, जो 24 लाख तक पहले जो स्लैब था वो 30% था, वो 25% हो गया। तो जो 20 लाख से ऊपर कमा रहे हैं या जो 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं या 16 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनको भी रिबेट है, तो छोटों को भी रिबेट है। ये जो स्लैब उन्होंने बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि कम से कम हर वर्ग के लोगों को कवर किया जाए। और हाईएस्ट स्लैब जो 30% है, कई देशों में तो 40 से लेकर के 60% तक है, हमारे यहाँ 30% हाईएस्ट है, वो भी है। जी बिल्कुल। चलिए, असर तो होगा। एक प्रतिक्रिया जनक जी की भी ले लेते हैं। जनक जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे देखता है जो छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं? कांग्रेस कह रही है कि भाई छोटों के लिए तो कुछ है ही नहीं, बड़ों पर ज्यादा फोकस है। देखिए, इसमें आप इस बजट में 4 चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। मैं एज अ बिजनेसमैन के देखूं, एक टॉय ग्लोबल हब। आज से कुछ समय पहले तक चाइना की मोनोपोली थी टॉयज में, लेकिन आप मार्केट में जाके अभी आप देखेंगे ना, इंडियन टॉयज आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। दूसरा है बैटरी डेवलपमेंट, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डेवलपमेंट किया गया। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, उसका शिपिंग और 120 एयरपोर्ट, तो ये सब जो है, ये सब क्या है, एक युवा एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। अगर स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो क्या युवा लोग तो आएंगे ना। एमएसएमई का लोन वैल्यू बढ़ा दिए, 5 से 10 कर दिए, तो युवाओं के लिए। तो ये जो टोटल मैं देख रहा हूं बजट को, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि युवा एंटरप्रेन्योर, जो युवा है उनको आगे, हमारा देश आगे युवा देश कैसा हो, युवा लोग कैसा एंटरप्रेन्योर पे आए, वो उसके लिए 6500 जो सीटें बढ़ाई गई है आईआईटी की, 70,000 मेडिकल की सीट बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के फोकस करते हुए एक युवा एंटरप्रेन्योर, युवा भारत बने, उसके लिए ये बजट पेश किया गया है। इसमें अगर कोई भी काम होता है तो उसमें छोटे से लेकर बड़ा हर व्यापारी को फायदा पहुंचता है। बिल्कुल। चलिए अनिल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया जी, जिसका जवाब हम आशीष जी से ले लेंगे कम शब्दों में। ओवरऑल तो लग रहा है, देखिए टैक्स की बात भी हमने सुन ली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी बात सुन ली, कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बातें कही थी उसे तो खारिज कर रहे हैं दूसरे सेक्टर के लोग। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि 240 पर जो अल्पमत में बैसाखियों में सरकार आई, उन बैसाखियों का असर भी इस बजट में देखने को मिला। बिहार के लिए कुछ प्रावधान किए गए, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद से जूझ रहा है, चाहे बस्तर के आदिवासी हो, चाहे हसदेव के विस्थापित आदिवासी हो, जिनको एक दो उद्योगपतियों की सेवा में ये विस्थापित कर रहे हैं, उसको कोई स्पेशल पैकेज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात देखिए, आर्थिक प्रबंधन अपनी चरम पर है, सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है। निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय वर्ग को एक राहत दी गई है, लेकिन वो 240 पे जो इनको ला के सीमित किए, वो दबाव था। विपक्ष बार बार कह रहा था कि ये पैसा तो घूमकर बाजार में ही आएगा, आप ये राहत दीजिए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं लगती थी। जब ये बैसाखियों पे आए तो उनको होश आया कि साहब कुछ तो करना होगा। लेकिन अभी भी मैं आपको कहूंगा, किसान, गरीब, युवा, महिलाएं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं इस बजट में। स्टार्टअप के लिए जो व्यवस्था है वो अपर्याप्त है। अभी भी मैं आपसे कहूंगा, सबसे ज्यादा यूथ हिंदुस्तान में है, उसको लेकर कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जीएसटी के मकड़ जाल से आवश्यक वस्तु जो होती हैं, जिस पर हमारी रोज की दिनचर्या निर्भर है, उस मकड़ जाल से हमको उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई की चपेट में है प्रदेश, जीएसटी के मकड़ जाल से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम इन्होंने समाप्त किया है, उसको लागू करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। कृषि उपकरणों पे जीएसटी हटानी चाहिए। इस तरह से उस गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को भी राहत देनी चाहिए। 100 दिन का कम से कम रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। ये करना था, तब जाकर हिंदुस्तान की 50% आबादी मुख्य धारा में आ पाती और उनका कहीं ना कहीं देश के साथ विकास होता और देश को भी विकास के फायदे मिलते। ठीक है, कुल मिलाकर जो चौहान जी कह रहे हैं उसमें आशीष जी ये बात कि भाई हमारा प्रदेश कहाँ दिख रहा है बजट में? बिहार ही बिहार भर गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके लिए क्या है? और ऐसे में जब लोग इस तरीके का आकलन करते हैं तो अपने लिए कुछ पाते नहीं है। प्रदेश को क्या मिल रहा है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बजट में जो आई
हम जो मुख्य रूप से वो है हर जिला अस्पताल में कैंसर सेंटर बनना। तो ये राजस्थान में भी जिलों में बनेगा, ये बिहार में भी जिलों में बनेगा, ये मध्य प्रदेश में भी बनेगा और छत्तीसगढ़ में भी बनेगा। तो जहां आप बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य को क्या मिला, तो जब सीटें बढ़ी मेडिकल की तो उसका लाभ आपके छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा और बिहार को भी मिलेगा, सभी जगह मिलेगा। तो आज जो बजट है वो बजट एक परिवार के लिए है, और जो परिवार मध्य प्रदेश में रहता हो या छत्तीसगढ़ में रहता हो, उस परिवार के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। वो भी बिहार इस को भी बजट पूरा में हक नहीं मिला किया गया है। लालीभाग हमारे किया गया साथी एक बात कर रहे हैं कि हम युवाओं को कैसे डेवलप कर रहे हैं, तो युवाओं को डेवलप करने के लिए ही तो रोजगार के नए साधन तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यटन की भी बात इसमें समाहित की, तो पर्यटन में 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही गई, उसमें छत्तीसगढ़ के भी पर्यटन स्थल रहेंगे। तो आज हर एक प्रदेश को इन सब चीजों का लाभ होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है सर्वसमावेशी बजट है, और देश के अंदर इस बजट को हमेशा याद किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए, सुदृढ़ होगी। बिल्कुल, चलिए समय और मिलेगा, बजट की कई चीजें और अभी लोगों के सामने आनी बाकी है, लेकिन प्रतिक्रियाओं के जरिए जो चीजें सामने आई हैं, जो फ्लोर में देखने को मिला है, उस आधार पर हमने अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत की, कांग्रेस भाजपा का पक्ष भी जाना और जानने की कोशिश की कि आखिर बजट किसके पक्ष में है और बजट का असली रूप क्या है। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस घंटे में जो विश्लेषण था उसे आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ एसपी कुंदानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद, जनक वाधवानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद, और अनिल चौहान जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका धन्यवाद, और आशीष तिवारी जी हमारे साथ पूरे घंटे रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों पांचों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की ये खास पेशकश, जो कि मिडिल क्लास के जय हो पर आधारित थी, मिडिल क्लास को क्या क्या मिला इस पर आधारित थी, उसे हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।